एक लंबे अरसे बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। और इस पे सभी लोग काफ़ी सबके शॉकिंग रिएक्शन भी आए, क्योंकि बीते कई दिनों से, कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जातीय जनगणना के विरोध में कई सारे बयान उसके बाद आना, जो पुराने ट्वीट्स हैं वो दिखाना शुरू हुए, वायरल होना शुरू हुए। इसका श्रेय किसको जाता है, किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है? क्योंकि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक सभी लोगों ने अपने संघर्षों की, चाहे नेताजी मुलायम सिंह यादव का संघर्ष रहा हो, चाहे शरद यादव जी का, रामविलास पासवान और लालू जी, कर्पूरी ठाकुर, तमाम जिन लोगों ने, समाजवादियों ने वो संघर्ष किया जातीय जनगणना कराने के लिए, तो उसका श्रेय उन लोगों को, उन पार्टियों को जाएगा, या फिर जिसकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराने का फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जातीय जनगणना होने के बाद, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, कैसे जिस एक्सरे की बात हो रही है, जिस MRI की बात हो रही है, कितना सफल हो पाएगी जातीय जनगणना, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा नेता जौनपुर से, शाहगंज विधानसभा से शिवेंद्र यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवेंद्र भाई चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो कैसे देखते हैं, क्योंकि बीते कई वर्षों से, चाहे वो नित्यानंद राय हों, चाहे नितिन गडकरी हों, चाहे योगी जी हों, जातीय जनगणना के खिलाफ में सभी बयान थे। अचानक से भारतीय जनता पार्टी का फैसला कि जातीय जनगणना कराएंगे, तो ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है? देखिए, हृदय परिवर्तन की तो बात मैं उनके हृदय से पूछना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, कोई भी सरकार, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, ये कोई भी फैसले लेते हैं तो इन फैसलों में बहुत पॉलिटिकल पीयर प्रेशर्स होते हैं। बहुत ऐसे भी एजेंट्स होते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, जिनको हम NGOs के रूप में जानते हैं। ये और ऐसे भी हमारे जो स्तंभ होते हैं, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका भरोसा है, संविधान जिनका भरोसा है, उनका निरंतर लगातार एक पीयर प्रेशर सरकार पे रहता है। हाँ, भी सब आपने महानुभावों का नाम लिया जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्षरत रहे, दशकों तक रहे। उसके बाद आज 1931 के बाद आपको लग रहा है, आपको ये संभावना लग रही है कि जातिवार जनगणना हो सकती है। जो हम टीवी में देख रहे हैं और बड़ा मास्टर स्ट्रोक की तरह उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, ये कोई मास्टर स्ट्रोक तो है नहीं। अगर इसकी हम बात करेंगे, एज अ युवा की बात करूंगा मैं, तो इसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। जो वर्षों तक उत्पीड़न हुआ है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं हम। अगर मैं युवाओं की तरह बात करूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी से अगर परे नहीं जा, उनसे परे जाके अगर बात अपनी रखना चाहूँगा, तो मैं बोलूँगा आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं। हर युवा ये चाहता है कि हम एक आधुनिक भारत, आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करें, जिसको मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न नेशन बोलते हैं। मॉडर्न नेशन थ्योरी क्या है? इंक्लूसिव अप्रोच, सबको लेके चलने की। तो जो आधुनिक भारत है, जो आधुनिक राष्ट्र है, उसके निर्माण के लिए आपको, जो आपके नागरिक हैं, उनको न्यायिक तौर पे और उनको सम्मान के तौर पे बराबर रखना होगा। अंग्रेजी में कहावत है कि इक्वालिटी जो होती है वो हॉरिजेंटल सिटीजनशिप से मिलती है, समान अधिकार, समान सिटीजनशिप से मिलती है। लेकिन जो हमारी संरचना है, हमारी जो समाज की संरचना है, आपको पता होगा, अगर बातों में, अगर आपके पास समय हो तो मैं कुछ बातों को इतिहास से लेके आना चाहता हूँ। ये मतलब आज की मॉडर्न इंडिया में तो हमें लगता है कि इन चीज़ों का कोई प्लेस नहीं, कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारे समाज की सच्चाई है कि आज भी समाज वर्ण व्यवस्थाओं से चल रहा है, संचालित हो रहा है। अगर वर्ण व्यवस्थाओं का मैं इतिहास पे जाऊं तो आज से लगभग 1500 साल ईसा पूर्व की बात करूं, जिसको आज आपके परिवेश में जोड़ोगे तो आप 3500 साल हो जाता है। जब जिसको हम ऋग्वैदिक काल बोला करते थे, उस काल से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में तो केवल ऐसे था जिसके पास जो कौशल है, जो कुशल है, उस हिसाब से उसको कार्य दिए जाते थे। धीरे धीरे कुछ प्रबुद्ध लोगों ने या कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने मनु की विचारधारा को अपनाया, जिसमें एक समाज को बहुत संकीर्ण तरीके से पेश कर दिया गया कि अब हम बाई बर्थ कर देंगे। मतलब अब आपके पैदा होने से ही निश्चित कर दिया जाएगा कि आप इस विशेष वर्ग पे आएंगे और ये विशेष काम करेंगे, वो उसमें आपकी सहमति असहमति से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब उस मनुस्मृति को मानने वाले, जिसमें वर्ण व्यवस्था का पूरा इतना बड़ा स्थान दिया गया, उसको हम मनुवादी सोच और मनुवादी विचारधारा वाले व्यक्ति बोलते हैं।
अब आज ये मुझे बताइए, जैसे आपने अपना नाम बताया, अक्सर हम तो आप नहीं पूछते होंगे, आप गांव के परिवेश में जाएंगे, आप अपना पहला नाम सुमित बता रहे हैं, तुरंत आपसे पूछेगा भैया इसके आगे क्या लिखते हैं या कौन जात। ये सवाल ये अभी नहीं पूछा जा रहा है, ये वर्षों से पूछा जा रहा है। इतनी सवाल ये है कि ये जो आरोप काफ़ी समय से लग रहे हैं कि जातीय जनगणना से जो आप लोग सोच रहे हैं वैसा होगा या फिर इससे जातियों में विभाजन और बढ़ जाएगा। देखिए, अगर इसको समझना है ना तो इतिहास से लेके चलना ही पड़ेगा आपको। अगर मैं बात करूं जातीय और जनगणना की, जिसमें 1931 का उल्लेख आएगा, 1931 का उल्लेख आएगा जब ब्रिटिश साम्राज्य ने 1931 में जातिवार जनगणना कराई थी, उसको पब्लिश कराया था, तो तथाकथित स्वार्थी हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोगों ने ब्रिटिश सरकार पर आरोप लगाया था कि जाति वो बना रहे हैं। या आप आज भी किसी के मुख से सुनेंगे, चौराहे पे, चाय चट्टी पे वो लोग बोलते होंगे कि ब्रिटिश ने ये कराया इसलिए जाति में इतना विभाजन हुआ। ये वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो स्वार्थी एक तरीके से, वो इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने जो उत्पीड़न किया, उनके पुरखों ने जो उत्पीड़न किया, सालों साल, दशकों, सैकड़ों साल, हजारों साल से निरंतर जो उन पर उत्पीड़न हुआ है, उससे वो बच सकें, उससे वो बाहर आ जाएं और ब्रिटिश पे पूरा आरोप लगा दें। मैं ये नहीं बोल रहा ब्रिटिश सरकार बहुत अच्छी है, उन्होंने तो सबसे ज़्यादा लूटा हमें, लेकिन जो लोग ब्रिटिश के आरोप लगा के इस कृत्य से बचना चाहते हैं, वही लोग स्वार्थी हैं, वही लोग मनुवादी हैं। और जाति के विभाजन तो बहुत पहले से हो चुका है। आपको क्या लगता है, धर्म जो लोग बोल रहे हैं, पहले तो इस देश में जाति ही बनी है, उसके बाद धर्म आया है। जो लोग बोल रहे हैं विभाजन, उन्होंने मनुस्मृति बना के विभाजन किया है और आज भी इसको अपनाते हैं। अब आप बताइए, सीना ठोक के कौन अपनी जाति बोलता है आज की डेट में? आज की तारीख में सीना ठोक के जाति का नाम लेके कौन बोलता है? कुछ ही वर्ग बोलता है ना, चंद लोग ही बोलते हैं। और दूसरे की जाति को गाली के स्वरूप में कौन बोलता है? वही लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जब आपसे पूछा जाता है आपकी जाति कौन है, आप कौन जाति के हो, तो आकलन करना होता है उनको कि कितना सम्मान तुम्हें देना है। क्या तुम्हें जाति के आधार पर तुम्हारा उत्पीड़न करना है, क्या तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार रखना है, कितना सम्मान देना, उसको तौलते हैं वो लोग। आज आप बताइए, जाति के आधार पे दबी जुबान में कौन बात करता है? जिसका सालों से उत्पीड़न हुआ है, जो मनुवादी विचारधारा में, उस व्यवस्था में बढ़ चुका है, जाति में बांट दिया गया, जिसको शूद्र बोला जाता है आज के समय में, तो वही लोग दबी जुबान में अपने नाम के आगे नाम नहीं लिखते हैं, ताकि अगर सामने वाले को पता चल जाएगा तो ये मेरे साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार करेगा। नहीं, ये सवाल बिल्कुल ठीक है कि हम लोग आज भी कई जगह से खबरें सुनते हैं, घोड़ी पे चढ़ने पे मारने वाले, जैसे अभी हमने सुना, कहाँ पे हुआ अभी, ये MP में भी हुआ है, वहाँ पत्थर चलाए गए। हाँ, MP में, राजस्थान, अहमदाबाद में हुआ, बुलंदशहर की भी खबर, मेरठ में तो 9 जो वर वधू को मारा गया कि गाना चला रहे थे वो लोग। लेकिन मेन सवाल ये है, क्या इसका इलाज कास्ट सेंसस ही है और कोई क्या इसका इलाज नहीं? देखिए, हमारा समाज जो है ना, वो हमारा समाज असमानताओं से भरा पड़ा है। हर चीज़ यहाँ पे उसकी डेमोग्राफी, उसके फाइनेंशियल इंक्लूजन से तय होती है। डेमोग्राफी का मतलब है जातिवार संख्या, जनसंख्या जितनी है। आज़ादी के बाद से जनतंत्र बन गया था। जब जनतंत्र बन गया था तो सीधा सीधा इसका क्या आधार है? जनतंत्र का मतलब जनता का निहित, जनता के द्वारा जनता का निहित कुछ होने वाला है। तो इसमें सीधे सीधे सामंजस्य हो गया, तो जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी ताकत होगी, क्योंकि जनतंत्र है। जब जनतंत्र और लोकतंत्र नहीं था, राजा महाराजा थे, ब्रिटिश साम्राज्य था, तो इसका कोई मतलब नहीं था। जिस वक्त जातिवार जनगणना होनी चाहिए थी, जब लोगों की संख्या पता होनी चाहिए थी, तब नहीं कराई गई। क्यों? क्योंकि जनतंत्र में संख्या के आधार पे ताकत देनी पड़ती। और आपका कहना, आपका सवाल ये है कि इससे सुझाव, इससे सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सारी चीज जाति पे ही आधारित है। मैं आपको बता रहा हूँ, बचपन से लेके आज तक सब जाति पे आधारित है। जो लोग, मैं तो आपसे बोला, मेरा उत्तर जो यही है, जो लोग हजारों साल से कौन जात पूछते रह गए आपसे, आज उनको सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। जब PD अपनी जाति बताने जा रहा है, भाई PD अपनी जाति बताने जा रहा है, सबसे समस्या हो गई। तो थोड़ा सा टेक्निकल मैं इसको ले जाऊंगा। आपने बोला इसका निवारण है कि नहीं निवारण है? हाँ। आज हम उस दौर में, उस मॉडर्न दौर में, जहाँ पे बिग डेटा की बात करते हैं हम लोग। बिग डेटा आप समझ रहे हैं, जितने टेक्निकल कंपनीज बड़ी बड़ी, चाहे फेसबुक हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे जो बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनियां हैं, वो आज एक एक व्यक्ति का निजी डेटा रखे हुए हैं। आपका भी, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खरीदने वाले हैं, उनको सब पता है। उसी आधार पर मुनाफा भी कमा रहे हैं, आपसे कमा रहे होंगे।
और उस वक्त डेटा कितना जरूरी सोच लीजिए, सारा डेटा, सारी लड़ाई बिग डेटा की, जिसके पास जितना बड़ा डेटा वो उतना बड़ा शासक इस पूरे साम्राज्य मतलब इस पूरी पृथ्वी का। तो आज उस दौर में एक डेटा जिस पे पूरा हमारा समाज आधारित है, पूरा देश आधारित है, उसके संसाधन आधारित हैं, उसके पद आधारित हैं पूरे, उस डेटा को नहीं दिखाया जा रहा है जनता के सामने। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। जब बिग डेटा की बात हो रही है तो ये तो बहुत सिंपल सा डेटा है जो सरकार को जनता के सामने लाना चाहिए। उसी आधार पर तो पता चलेगा कि संसाधन कहाँ बटे हैं। आप बताइए, अभी मैं देख रहा था कि बिहार ने सेंसस कराया, बिहार के बाद अभी कर्नाटका और तमिलनाडु ने भी, शायद तेलंगाना और तमिलनाडु में भी कराया, लेकिन अभी पब्लिश नहीं हुआ। बिहार में पब्लिश करा क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट है तो इसको सेंसस का रूप आप नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें संस्तुति चाहिए आपको केंद्र सरकार की। बिहार की मैं स्पेसिफिक कास्ट का नाम नहीं लूंगा, उसकी संख्या 2.3 है, 2.3% है, और उसके पास संपत्ति मतलब जमीन जो सबसे मैं ले लेता हूँ, इस कास्ट का नाम भूमियार कास्ट। ठीक है, आप ले सकते हैं। आपके पास वो है, आता है 39% लैंड होल्डिंग। असली ताकत तो लैंड होल्डिंग है ना, जिसके पास जितनी संपत्ति उतना बड़ा शासक। वही सबसे बड़ा आरोप किस पे लगता रहा? बिहार में तो शायद 2 दशकों तक आरोप लगता रहा कि यादवों की सरकार है। यादवों की सरकार 14% है शायद, इस 14% में उसमें 7.5% निर्धारित है इनके पास इतना लैंड है। अभी और एक और सर्वे में देखा, उसमें 2 दशकों तक आरोप झेलने वाले इस जाति को अगर आप देखोगे जितने संसाधन बटे हैं, तो ये ओबीसी में सबसे निचले पायदान पे हैं या 2-3 स्थान उससे ऊपर होंगे। तो ये कैसा आरोप लगाया जब उनका संसाधन ही नहीं है, वो क्या कहते हैं, उनके रिसोर्सेज ही नहीं है, तो ये आरोप तो गलत थे उनके ऊपर, इसका मतलब। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये जनगणना होना जरूरी है। और मैं बोलना चाहता हूँ जो प्रबुद्ध समाज है, क्योंकि भाई हमारा तो जो समाज की संरचना है, जो हिंदुत्व की राजनीति लोग करते हैं, वो तो सीधे सीधे उच्च जाति पर आधारित है, इसमें मुझे संकोच नहीं है, आधारित है। और हमारे समाज की संरचना ऊंच और नीच के आधार पर हुई है। लोग अपने सामाजिक फासले को हिसाब से तुमको सम्मान देते हैं, उनको पता होता है मेरा सामाजिक फासला इससे बड़ा है, इसीलिए मैं तुम्हारे घोड़ी चढ़ने में विरोध करूंगा, इसीलिए तुम्हारे मूंछों विरोध करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे क्या कहते हैं संसाधन एकत्रित करने में विरोध करूंगा। तो ये जो सेंसस की बात मैं कर रहा था, इसमें अगर कास्ट सेंसस आप कराओगे तो आपकी सच्चाई, समाज की सच्चाई सामने आ जाएगी। और प्रबुद्ध समाज तो संघर्ष समाज है, वो तो भाई बड़ा समाज है। मैं बोलता हूँ वो तो पैट्रियार्की सोसाइटी में सबसे बड़ा है, उसको तो सबसे पहले आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए हमें तो आधुनिक भारत का निर्माण करना है। आधुनिक भारत के निर्माण में कुछ 10-15% के निर्माण से नहीं आधुनिक, जब तक पूरा इंक्लूजन आप नहीं करेंगे 85-90% का, तो उनको खुद बड़ा दिल दिखा के आगे आना चाहिए। सीना ठोक के अपनी जाति बताते हैं, वैसे बोलना चाहिए आइए आपकी हिस्सेदारी इतनी है, हम सुनिश्चित करेंगे और हम सब मिल के नए भारत की, मॉडर्न इंडिया की, एक आधुनिक भारत का निर्माण करेंगे। अच्छा, सवाल ये भी है कि आप लोगों की डिमांड है कि प्राइवेट सेक्टर में भी उनकी उस हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए। यही बात मोदी जी 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान अपनी रैलियों में कह रहे थे कि वो आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, ज़मीन ले, तो वो यही कहना चाह रहे थे कि जो लैंड आप लोगों के पास है वो उसका बंटवारा कांग्रेस करवा देगी, उसको इधर उधर दे देगी। तो ये सही है? तो मेरिट, मतलब आपके कहने से ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी उस 10-15% की राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं की जमीनें बचा रहे हैं, वो बंटवाना नहीं चाहते। और कितनी भैंस खोल के कौन ले गया? मैं तो आपको उदाहरण दे दिया ना बिहार का, 14% वाले के पास उसके संख्या के अनुपात में आधी जमीन भी नहीं है, और 2% के पास 40% जमीन। तो मतलब जब आप पॉलिसीज बनाएंगे तो जो कास्ट है भूमियार, उसकी जमीन लेके आप अदर कास्ट में डिवाइड करेंगे? देखिए मैं बोल रहा हूँ इसकी शुरुआत सो कॉल्ड अपर कास्ट को ही करनी है। मैं बोल रहा हूँ उनको पहले आना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा भाई। जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी जरूरत है, उस हिसाब से वो अगर बड़ा दिल दिखाएगा तो इस देश बहुत बड़ा है। बहुत नौकरियां हर वक्त आती रहती हैं। आप प्राइवेट सेक्टर का नाम ले रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का नाम आपने लिया इसलिए बोल रहा हूँ, 5% तो है सरकारी नौकरियां। हम सरकारी नौकरी में कब तक एडजस्ट करेंगे? उसमें भी तो आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया और लोगों को दे दिया गया। भाई आरक्षण तो इसीलिए दिया गया था ना संविधान के बाद कि हजारों साल तक उत्पीड़न हुआ कुछ वर्ग का, उसके बाद उनको मुआवजे के तौर पे आरक्षण दे दिया गया। सीढ़ी दी गई, एक सीढ़ी दी गई। हाँ, जो बोलते हैं निचले पायदान पे सीढ़ी, आजकल कमेंट बहुत चल रहा है। मुआवजा था एक, आरक्षण एक मुआवजा था संविधान में।
ये मुआवजा ऐसा ही है, जो गरीब किसान की जमीन ले लो और सर्कल रेट का 10% भी मत दो उसको। तो अब समय आ गया सर्कल रेट बढ़ाने का। सर्कल रेट तो बढ़ेगा, चाहे जो लोग इसके साथ नहीं आएंगे तो उनको मजबूरन दबे मन से आना पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रेशर आ गया है कि उनकी दल की, उनकी जाति, उनके धर्म और उनकी चीज की, उनकी विचारों की राजनीति करने वालों पे भी दबाव आ चुका है। ये ऐसे अपने मन से कोई नहीं कर रहा है। इतना बड़ा पहलगाम अटैक हुआ है, उस चीज को छुपाने दबाने के लिए और जो अपराइजिंग हो रही थी इनके खिलाफ, उन्होंने सोचा चलिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, हम सब सरकार के साथ हैं, आतंकवाद पे तो हम उनके साथ हैं ही हमेशा। इसलिए उन्होंने सोचा कि हाँ, जो डिमांड जो आ रहे हैं उस चीज पे कोई शगुफा छोड़ दिया जाए, ताकि उनके खिलाफ जो जमीनी स्तर पे से जो विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, उसको रोका जा सके। मतलब बहुत प्रेशर में आके। बिल्कुल प्रेशर है। मैं तो आपको स्टार्टिंग बोला, ये सब पीयर प्रेशर है, ये एनजीओ का प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर, विशेषकर हमारे नेता अखिलेश यादव जी का प्रेशर है। एक सवाल ये भी है कि मतलब बहुत राजनीतिक लाभ हानि की बात हो रही है कि किसको इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। राहुल जी भी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, अखिलेश जी भी लेना चाहते हैं, तेजस्वी जी भी लेना चाहते हैं, तो लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के पास भी इसका कुछ हिस्सा जाएगा? ये राजनीतिक लाभ क्या आप बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलेगा नहीं, ये आपका सवाल होगा ना। राजनीतिक लाभ में जो लोग प्रेशर बना रहे हैं, अभी वो आगे क्या होगा वो अलग है। अभी तो वो एक सामाजिक बराबरी की बात कर रहे हैं ना। अगर आज उनके साथ समाज नहीं खड़ा होगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण जो स्वरूप बना हुआ समाज का, ऊंची नीच का, हमेशा जीवन भर रहेगा। इस देश से कलंक मिटेगा नहीं। राजनीतिक लाभ की आपने बात करी, राजनीतिक लाभ के लिए स्वार्थीपूर्ण हिंदुत्व की योजना चालू करी गई। उनको हिंदुत्व और हिंदुज्म के बारे में कुछ पता नहीं है। उनको लगा कि हम स्वार्थपूर्ण हिंदुत्व की बात करते हैं ताकि जातिवार जनगणना और जाति की बात करने वालों को रोका जा सके। चलो जाति की बात मत करो, धर्म की बात करो। क्यों? जब वो अपने हिस्से की बात कर रहा है, उनको पता है कि ये जो हिस्सा जाएगा उनका हक हकूक हम ही को देना पड़ेगा। वो इसीलिए जाति की बात नहीं करना चाहता है कि ताकि इनको ये अनुभूति ना हो कि इनकी कितनी संख्या, आज पीडीए की संख्या कितनी किसी को पता ही नहीं है। हमारा आकलन है 90%, शायद इससे ज्यादा होगा, इससे कम भी हो सकता है। लेकिन ये हिंदुत्व की राजनीति इसलिए तो आई है, उसमें मुसलमान तो एक जरिया डराने का ना, उसमें इसीलिए आई है कि जो मेन इनके संसाधन है वो ना बट पाए। जाति की बात करेंगे तो उनकी जनसंख्या आ जाएगी, उसके अनुसार उनको संसाधन देने पड़ेंगे, पद देने पड़ेंगे। अब आप मीडिया से हैं, 43 इंडियन प्रिंट होंगे शायद, और उसके बाद आपका डिजिटल मीडिया होता है और भी चीज़ें होती हैं, टीवी होता है। मैं पढ़ रहा था उसमें 90% से ऊपर तो केवल अपर कास्ट है जो संचालित कर रहे हैं चीज़ों को। उनकी बात भी नहीं कोई कर रहा है। बात करने वाले 3-4 नेताओं का आपने नाम लिया, हमको तो धन्य होना चाहिए कोई नेता भी वोकल है। शायद ये आंदोलन जब फीका पड़ जाएगा तो कोई बोलेगा भी नहीं। जब कोई बोलेगा नहीं तो सोच लीजिए किस ढर्रे पहुंच जाएंगे। शायद मनवादी विचारधारा को हम नॉर्मल मान लेंगे। कई लोगों का मानना है कि बिहार इलेक्शन क्योंकि इस साल के अंत में होने, उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट सेंसस की बात की है। बोल सकते हैं, क्योंकि बिहार से जाति की जनगणना की मांग बहुत तेज थी। कई सारे नेता, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर, लालू जी, शरद यादव, सब वहीं से आने वाले लोग हैं। तो बिहार में इसको किसका फायदा होगा? अभी बिहार का प्रेशर इसलिए है कि सबसे पहले जब नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी यादव जी थे, आरजेडी गठबंधन में थी, तो आरजेडी का ही पीयर प्रेशर बना था उस वक्त। बोलते ना पीयर प्रेशर में सरकार काम करती है। उनको स्वाभाविक तौर से पता था कि ये सेंसस नहीं बनेगा, बट जनगणना पीयर प्रेशर में हुई और वो उस प्रदेश का अहम मुद्दा हो चुका है, क्योंकि सारे डेटा आ गए। 3% के पास 39% जमीनें हैं और 2% या 5% कुछ ऐसे हैं जो निचले स्तर पे हैं, उनके पास 1.1% भी नहीं है। ये मुद्दा तो बन चुका है, चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा आप तो बेहतर जानते हैं मुझसे, क्योंकि 2011 में जब कांग्रेस ने कास्ट सेंसस कराई, चाहे किसी के प्रेशर में कराई हो, लेकिन उसके बाद अगर इतना ही चुनावी मुद्दा था 2014 में, उसको रिपीट करना चाहिए था, लेकिन लगातार चुनाव हारी। कांग्रेस अभी मुखर है। मैं अपनी पार्टी के बारे में जानता हूँ, कांग्रेस का भी देख रहा हूँ, कुछ मीडिया ज़्यादा देख नहीं पाता। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी भी इस बात पे तो मुखर हैं ही, बार बार पीडीए की बात तो वो भी करते हैं, और पीडीए का आंदोलन तो हमारा ही है। चलिए, हमारी बात हो रही है, राजनीतिक लाभ की बात तो हम आगे करेंगे ना। अभी तो फिलहाल तो हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे। 90% की बात बिल्कुल हो सकता है, 90 91 हो सकता है मतलब वही आसपास इसी की। बिल्कुल हो सकता है। मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि अगर अच्छे से इसकी जनगणना करा ली जाए, जैसे चुनाव होते उस तरह ना हो। जिस तरह ये चुनाव में धांधली करते हैं
उस तरह ना करें, अपने मन को साफ रखें, मन की बात ना करें, मन को पहले साफ करें, उसके बाद इस जनगणना को कराएं। मुझे लगता है ये जो आपने संख्या बताई इससे बेहतरी आंकड़े निकलेंगे। इंडिया गठबंधन के तमाम दलों का समर्थन है, इस बात को सभी ने स्वागत किया है, लेकिन एक जो श्रेय लेने की होड़ है, आपस में तो झगड़ा नहीं हो जाएगा इस बात को लेके कि राहुल जी के पास श्रेय जाएगा कि अखिलेश जी के पास ज़्यादा श्रेय लेने की होड़ है? आप क्या लगता है? ये जो आंदोलन है, जो मुद्दा है, जो समानता का मुद्दा है ना, ये श्रेय से बहुत बड़ा है। श्रेय लेने दीजिए, अगर ये कार्य हो गया, काम हो गया, तो इस देश की भविष्य बदल जाएगा। अब आप सोचिए, अभी आपने बोला ज़मीनें लेके दे देंगे, आप ज़मीनें लेके क्या किसी को देंगे? तो कौन सी उनकी ज़मीनें थी ये सब? श्रेय की बात छोड़िए अभी आप, मैं इसी मुद्दे पे आपको लाऊंगा बार बार। हाँ। राजनीतिक मुद्दे पे अभी जाएंगे तो उसकी बात भी चर्चा कर लेंगे। आपने बोला किसी की ज़मीनें ले, जो एक विशेष कास्ट है जिसकी 40% ज़मीन है उसकी लेके, क्या उन्होंने रजिस्ट्री करा के ली थी ज़मीनें? आपको पता होगा, चाहे वो वैदिक काल से, जब से वर्ण व्यवस्था बना है, कुछ लोगों को सारी ज़मीनें दे दी गई। मतलब कुछ लोगों को तभी से रिजर्वेशन मिला 100%, सारा धन रखने का, सारी ज़मीनें रखने की, सारे संसाधन रखने का। और जिनको अभी आप रिजर्वेशन के नाम पे गाली देते हो, उनको तो भोजन तक मिलने के वांदे थे। ज़मीन की बात ही छोड़िए, संसाधन की बात ही छोड़िए, उनको तो कुछ रखने का वो नहीं था। तो हज़ारों साल से रिजर्वेशन आपके पास था, आपने सारा धन ले लिया, सारी ज़मीन ले ली। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य आने के बाद यही लोगों को मनसब, चाहे वो मनसबदारी व्यवस्था हो, चाहे पेशवाई व्यवस्था हो, उसमें इनको ज़मीनें दी गई साम्राज्य की तरफ से कि आप टैक्स इकट्ठा करिए, टैक्स इकट्ठा करिए। फिर आज़ादी के बाद वही ज़मीनें इनके पास रह गई और उन ज़मीनों से इनके बच्चों ने अच्छी शिक्षा ली, अच्छे पदों पे गए। फिर उनके बच्चों ने अच्छी शिक्षा ली, प्रगति किए, अच्छे पदों पे चले गए। फिर वो बोलने लगे कि, और मेरिट में भी गए क्योंकि अच्छी शिक्षा पाए थे। आज वही लड़के बोलते हैं कि मेरिट से कराओ और बोलते हैं ये मेरिट की वजह से हो, वो सरासर झूठ है। वो दलित समाज का बच्चा, वो पीडीए का बच्चा, जिसके पास ज़मीनें नहीं थे, जिनके पुरखे तक नहीं पढ़ पाए, हैंड टू माउथ थे, खाने के वांदे थे, उनकी शिक्षा नहीं हो पाई, और आप बोल रहे हैं आज उसको मेरिट पे हमसे लड़ाओ। जिसकी रेस की लाइन ही छोटी बेचारे की, आपकी छोटी है, वो कहाँ से दौड़ के आ रहा है, आप उससे कंपटीशन करने की बात करते हो। और वो ज़मीनें उनके पिता की भी नहीं है, बाप की भी नहीं है, वो ज़मीनें साम्राज्य से मिली हुई या पुरानी व्यवस्थाओं से उनके पास आई। ये मत बोलिए कि ये उनकी ज़मीनें छीन के दी जाएंगी। सरकार कोई नियम बनाए, इतना बड़ा अगर दबाव उनके पास आया है, ये प्रेशर में आए हैं वो लोग। मैं सभी रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे किसी भी तरीके के रिसोर्स जो इम्बैलेंस है, वो उसको बैलेंस करने के लिए आप किसी और से रिसोर्स लेके उसको सभी लोगों में बांटेंगे। ये इसी तरीके की पॉलिसी आगे बनेगी क्या? हमारे संविधान में ना कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, 26 के बाद ऐसे आर्टिकल लिखे गए हैं जिसको आर्टिकल 31 के बाद, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है इक्वलिटी के बाद कि हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। सरकार चलाने के कुछ नियम कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए। उसी आधार पे कुछ ज़मीनों का भी आपने देखा था, आज से 30-40 साल 50 साल पहले भी उसका 12 एकड़ से शायद ज़्यादा आप नहीं रख सकते, ऐसा कुछ करके कुछ नियम बने थे। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात, हम जब समान रिसोर्सेज, संसाधनों को बांटने की बात करते हैं, तो संसाधन क्या है? सरकार के पास अभी बहुत संसाधन है। सरकार के पास इतने संसाधन है, अभी भी मैं किसी अपने दोस्त से चर्चा कर रहा था, वो 300 एकड़ सरकार से ले रहा था लीज पे, बाहर बैठ के। सरकार पास इतनी ज़मीन है कि इंडिविजुअल को लीज पे दे सकती है ज़मीनें। तो क्यों इनका विकास और निर्माण, इनके प्रगति नहीं कर सकती वो? मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी के साथ एट्रोसिटीज़ करिए, जो उत्पीड़न हुआ दूसरे के साथ करिए, लेकिन आपके पास वाकई बहुत संसाधन पड़े हुए हैं। आपकी जो संसाधन है, आपके संसाधन में अभी फ़िलहाल वो पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, नौकरियां हैं, ढेर सारे पद पड़े हुए हैं, जुडिशरी है जहाँ पे सब असमानता है। आप चले जाएंगे, मीडिया है, आपका मीडिया आपने बताया मैंने उसके बारे में, या लोकल प्रशासन है, या आपके जो चुनाव होते हैं जिसमें आप स्टेट असेंबली की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, इन सब में बहुसंख्यक समाज तो छूता है। तो कम से कम इनमें हिस्सेदारी दीजिए आप इनको आके। और संसाधन तो आपके पास बहुत है, आपके कितने विभाग, इतने संसाधन पड़े हैं, आप सबका विकास कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक होलिस्टिक अप्रोच, एक संगठित तरीके से इस पर चर्चा होगी। हमारे आपके पास अभी इस वक्त इस चीज़ का, क्योंकि पहला कदम है ना, जनगणना तो पहला कदम है ना, उस आधार पर सुनिश्चित हो जाएगा ना किसको क्या मिला, किसको नहीं मिला, उस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग करिए आप। तो जो लोग मेरिट पे डिबेट करते हैं कि हमारे 90% आए,
उसके मेरिट बनी कहाँ से? मैंने तो अभी आपको 65% आए, उसका हो गया हमारा 90% लाके नहीं हुआ, 65% वाले का। जी मैंने बताया तो मेरिट बनी कहाँ से? जिनके पास जमीनें रह गई उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली। भाई जीन रिफाइन भी होता है, आपको पता होगा अगर साइंसोलॉजी बड़े होंगे तो, साइंस में है। आपके पिता लगातार अच्छी शिक्षा लेते चले आए, तो मतलब मेरिट की डिबेट जो है फिजूल है। फिजूल है और क्या है? आप बताइए, आप अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ लिए, आपके पिता अच्छे कॉन्वेंट पढ़े, फिर आप पढ़े, फिर आपके पास अच्छी शिक्षा आई, अच्छे पद पे गए, आप मेरिट बोलते हैं उसको, जिसके बाद शिक्षा अभी स्टार्ट हो रही है। जो आज कम से कम थोड़ा धन संचय बना के आज पढ़ाना स्टार्ट किया है, वो तो आपसे दशकों पीछे है ना। अखिलेश जी ने भी मेरिट के आधार पे पुलिस में भर्ती कराई थी। जैसे मेरिट के आधार पुलिस में भर्ती कराई थी। हाँ। वो मेरिट ऐसी मेरिट थी जिसमें धन संचय और संसाधन एकत्र करने वाला कोई मेरिट नहीं था। उसमें आपके पास ताकत थी, पौरुष था, आप दौड़ निकाल रहे थे, आप उस हिसाब से मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत की मेरिट थी। ये मेहनत की मेरिट नहीं है। ये पुरखों के पास जो धन संचय पड़ा हुआ है, जो संसाधन आपको ब्रिटिश से पड़े हुए या वर्ण व्यवस्था से पड़ी हुई, उस हिसाब से आप जो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, वो मेरिट है। मैं अगर एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ, एक बच्चा वहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, तो प्राइमरी स्कूल वाला हमसे कंपटीशन कभी नहीं कर पाएगा। शायद उसमें अपवाद होगा एक दो जो मुझे हरा सके या मुझे कर सके, लेकिन जो ज़्यादातर संख्या है वो तो नहीं कर पाएगी ना। ये तो व्यवहारिक सोच है, इसको सबको समझना चाहिए। ये मेरिट वाली जो वो है, मैं जो इंडिविजुअली बोलेंगे, मैं अपने वैचारिक तौर पे बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरिट एक बेफिजूल का वो है। मेरिट बेस पर नहीं होना चाहिए कुछ। मेरिट होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि सबको समान शिक्षा दो ना आप सबको सेम व्यवस्था में डालो ना। सेम एक टेक्स्ट बुक आप दूसरा पढ़ा रहे हो, इसको दूसरा पढ़ा रहे हो, कैसे होगा? मतलब वो क्यों? आप, ये सरकार का नियम है ना, सरकार 51% टैक्स लेती है। अभी एक प्राइवेट सेक्टर वाला 100 रुपये कमाता है, 28% उसके बाद उसके सामान खरीदने से टोटल अगर आप निकालोगे 51% सरकार टैक्स ले लेती है। उस टैक्स के पैसे से कर क्या रही है? चुनाव लड़ रही है बस, कि अपना होर्डिंग या मन की बात या प्रचार हो रहा है। उसका मतलब ही तो था आपको अच्छी शिक्षा देनी है सबको, सारे सामाजिक बच्चों को, सारे किसी भी समाज से आ रहे हो, बिना किसी पक्षपात के। आपको अच्छा इलाज देना है, आपको अच्छा एक साइंटिफिक टेम्पर बना के रखना है समाज में, कि कोई किसी के प्रति कोई नेगेटिव भाव या किसी से कोई हेटरेड, नफरत ना फैला। यही सब सरकार काम है। सवर्ण वर्ग था जिसने हमेशा से जाति के जनगणना का विरोध किया, वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। अब भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता अब कोर वोटर होगा, अब छिटक जाएगा। मुझे लगा पहले छिटक चुका है। तो छिटकेगा तो किसके पास जाएगा? उनके साथ जाति की जनगणना की बात तो सब कर रहे हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे, देखिए मनुवादी बोलता हूँ मैं हमेशा ऊंची जाति को नहीं बोलता। पीडीए में ए से कुछ अगड़े भी हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। वो उनकी विचारधारा कैसी होती है? उनकी विचारधारा होती है राजा राम मोहन रॉय जैसी, उनकी विचारधारा होती है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसी, राम मनोहर लोहिया जैसी, या गांधी जी जैसी। उस विचारधारा में अम्बेडकर जी भी आते हैं। वो लोग हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी देखेंगे आप, बनारस के मिश्रा जी मुखर तौर पे बोल रहे थे, उनको जेल डाला गया, उन पे हमला किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन उनकी मुखरता में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे लोग हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ। सीना ठोक के ऐसे लोग जो बौद्धिक समाज जिनको बोलते हैं ना, उनको आना चाहिए और उनको हमारी लड़ाई लड़नी चाहिए साथ में। चलिए मनुवादी मान लेते हैं। मेरा सवाल फिर भी ये था कि जो एक वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में था और उस वर्ग ने हमेशा से जातिगत जनगणना का विरोध किया है, अब वो वहाँ से छिटकेगा तो फिर किसके पास जाएगा? क्योंकि सब जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं। मैं अभी तक तो सामाजिक की बात कर रहा था, अब राजनीति भी ला रहे हैं आप। हाँ। जो वर्ग भाजपा के स्वार्थी हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ा हुआ है, वो तो दबे मन से कार्यालयों में जाके रोएगा ही उनके सामने। उससे हमें, वो हमारा मुद्दा नहीं है, या हमें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई आप जो भी करिए, आप जब तक सामाजिक समानता की बात नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। और जो लोग इसका विरोध करते आए हैं वो स्वाभाविक तौर से भाजपा के साथ मुखर होंगे। मुझे नहीं लगता कि वोट किसको देंगे, ये तो बहुत ही सिक्रेटिव बात हो जाएगी ना। वो जाके आखिरी में वोट नोटा को दे रहे हैं कि भाजपा को दे रहे हैं कि हमें दे रहे हैं। किसी के, मैं उस पर वैचारिक उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना तो है जिनकी सोच ऐसी है, क्योंकि वो पार्टी को वही लोग चला भी रहे हैं। और मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये जो बात बोली गई है कि भारतीय जनता पार्टी, ये तो प्रेशर वगैरह आ रही है, ये भटकाने का मुद्दा है पूरा।
शायद ये कराए। अगर लगातार हम प्रेशर, या अखिलेश यादव जी प्रेशर देते रहेंगे, राहुल गांधी जी प्रेशर देते रहेंगे, तो सरकार की मजबूरी जाएगी, जो उन्होंने वादे करें, जैसे खोखले वादे करते हैं, शायद पूरा करना पड़े। बट इसमें भी बहुत बेईमानी हो सकती है। मतलब अभी विश्वास नहीं है। बिल्कुल, हाँ। इलेक्शन जैसी व्यवस्थाओं में कितनी रिगिंग होती है, कितनी चीटिंग हो रही है, भाजपा करा रही है। मैं तो खुद सागंज में पिछले इलेक्शन में भुक्तभोगी हूँ, कैसे कैसे इलेक्शन में रिगिंग हुई है। तो जब सरकार इलेक्शन रिग कर सकती है, तो जनगणना का आधार या जनगणना की जो संख्या है उसको क्यों मैनिपुलेट नहीं कर सकती? तो हमको अभी भी सावधान रहना है। जितने संगठन इसके साथ हैं उनको समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे सारे प्रदेश धीरे धीरे अपनी जनगणना करते जा रहे हैं, सारी परिस्थितियों को पटल पे ला रहे हैं, समाज के सामने, जनता के सामने ला रहे हैं, तो ये प्रेशर बहुत बड़ा बना इनके ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं, आश्चर्यजनक है, मतलब उस रिजल्ट में, और जो जैसे अगर जाति की जो संख्या निकल के आ रही है और जो पदों पर बैठी हुई जाति है, उसमें बहुत विरोधाभास है, बहुत विरोधाभास है। तो सरकार कहीं ऐसे डर ना रहा हो कि ऐसा ना हो कि ये सारे स्टेट अपनी जनसंख्या निकाल दें। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी सोचा कि अपने हिसाब से कोई मैनिपुलेटिव भी संख्या ला सकते हैं वो। तो हमें बहुत अलर्ट रहना है, बहुत वो रहना है कि कहीं ऐसा सरकार ना करे जिससे कोई गलत संख्या हमारे बीच में आ जाए। एक बहुत बड़ा पिछड़ा वर्ग भी है जिसको जातिगत जनगणना नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि उसने भी मेरिट बेस में अगर एससी के मुकाबले में वो देखा है कि यार हमारा नहीं हो पाया, उसका हो गया। वो ओबीसी तबके ने भी, पिछड़े वर्ग ने भी वो चीज़ें देखी हैं। ओबीसी तबके में जो ये बातें आप जो बोल रहे हैं, हाँ। मुझे नहीं लगता ओबीसी तबका तो जातिवार जनगणना के साथ ही होना चाहिए, और उसको समझना चाहिए। ये जो आंदोलन कुछ नेता लोग कर रहे हैं आज के दौर में, अगर वो आंदोलन में आप उनका साथ नहीं दोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चे जितने दर पीढ़ी आएंगे उनको इस प्रकार का न्याय कभी मिल पाएगा। और जो लोग भी को लग रहा है वो एक तरीके से एक भ्रमित भी प्रचार का वो हिस्सा बन चुके हैं, और कुछ ही है। मैं नहीं समझता अपवाद की स्थिति। तो भारत इतना बड़ा देश है जहाँ पे 2011 में एक सर्वे हुआ जिसको प्रकाशित नहीं किया गया। आप बताइए, लैंग्वेज हम 7 सुनते हैं, 120 धर्म निकले थे, 7 धर्म हम मानते हैं, 120 धर्म निकले थे, और 9000 कुछ हमारी भाषाएं निकली थी। उस प्रदेश में थोड़े मोड़े लोग भ्रामक प्रचार का शिकार हो जाते हैं उस देश में। तो ऐसे लोग समझ जाएंगे, जब इस पे संगठित चर्चा होगी सबको समझ में आएगा कि ये उनके हित के लिए है। भाई आज भी वो अपनी संख्या जब समझ में आएगी और संसाधन कितने मिले जब देखेंगे ना, जब उनके सामने रिजल्ट आएगा ना, तब उनको एहसास हो जाएगा। इसलिए आखिरी में ख़त्म करूँ कि आपने जवाब पहले नहीं दिया है कि राजनीतिक लाभ किसको होगा। राजनीतिक लाभ उसी को होगा जिसकी वजह से ये सारी चीज़, ये जो हज़ारों साल का उत्पीड़न जो हुआ है, जो उनके साथ जो उनकी मुखर राजनीति करते आया हुआ है, और जिसके प्रेशर में सरकार आज मजबूर घुटने पे आई है, और वो भी किसी न किसी, उसमें मुझे संशय हमेशा रहेगा जिन लोगों की वजह से ये हुआ है। जनता बहुत समझदार है, उसको पता है कौन मेरी आवाज़ उठा रहा था। एक दिन मीडिया में आके जनता को भ्रमित करने से, बोल देने से नहीं होता। जनता संघर्ष देखती है, और संघर्ष उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जी का रहा है। और कोई दल तो आप खुद जानते हैं, और किसी दल ने इतनी मुखरता से तो नहीं बोला। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे आपने देखा राहुल गांधी जी बोले, लेकिन उससे ज़्यादा मुखर अखिलेश यादव जी थे। 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जातीय जनगणना मुद्दा रहा था। उनके मैनिफेस्टो में था कि हम आएंगे तो गिनती कराएंगे, लेकिन जनता जो आप बोल रहे हैं, हाँ, वो धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है। जैसे 2022 में जो लोग समझ रहे हैं, 2022 में जो लोग नहीं समझ पा रहे थे जाति जनगणना क्या है, अब ये लगातार जो डिबेट चल रही है ना, 24 में लोगों को समझ में आने लगा है अब। तो जो चूक भूल या खो जो रह गई थी, जो कसर रह गई थी, वो 24 में पूरी होगी। 22 में बेमानी हुई थी। अब हम लोग अलर्ट हैं, हम लोग एकदम, ऐसा नहीं है कि इस बार बैठेंगे, जैसे अखिलेश यादव जी बोला 403 विधानसभा में हर एक कार्यकर्ता अभी से जागरूक हो चुका है। चाहे नाम बढ़ाने की प्रक्रिया हो, चाहे जातिवार जनगणना का एक अपना एक सोर्स बनाने की प्रक्रिया हो, उस सब में हम बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। हमें अभी भ्रमित नहीं होना है, किसी और वादों में, खोखले वादों भ्रमित नहीं होना है। हमारे मुद्दे पर अडिग है, कोई कुछ भी बोलता रहा, जब तक उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन संचालित नहीं करा लेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। भाजपा ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक हिस्सेदारी पिछड़े तबके को दी है, चाहे वो मध्य प्रदेश में सीएम बनाना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे, उसके बाद भी उनको डिप्टी सीएम बनाया। अनुप्रिया पटेल हैं,
और केंद्र में भी तमाम मंत्री जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, भाजपा ने और हाँ। राजनीतिक हिस्सेदारी दी है भाजपा ने, इसको आप मानते हैं कि नहीं? भाजपा ने जिनको राजनीतिक हिस्सेदारी दी है ना, उसको हिस्सेदारी देने से पहले उसकी ज़ुबान पहले ले ली। हाँ, अब उनको सवर्ण बना दिया है। अब वो बैकवर्ड या पीढ़ी की बात तक नहीं कर पाते, डरते हैं, खौफ, पसीना आता है उनको। अगर आप अभी एमपी का बोल रहे हैं, वहाँ पे एक कठपुतली है ये लोग। भाजपा जानती है कि कठपुतली दिखा के भ्रमित किया, भ्रमित की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें कठपुतली बना दी मध्य प्रदेश में। यहाँ आप केशव मौर्य की बात कर रहे हैं, इन सब से क्या उत्पीड़न रुक गए? छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, क्या इन सब से उत्पीड़न रुक गया? अभी आपने देखा कितने, अभी एनसीआरबी का डेटा आया है, दलितों पिछड़ों पे कितना अत्याचार हुआ। इसी 2 प्रदेश की बात करूंगा, एमपी, राजस्थान और यूपी, जहाँ हिंदुत्व की राजनीति होती है, जहाँ बहुत मुखर तरीके से बोला जाता है जाति मत देखो धर्म देखो, वहाँ पे इन 3 प्रदेश ने टॉप किया है जाति पे। जहाँ के नेताओं का नाम ले रहे हो, वहाँ पे जो दुर्भावना, जो अत्याचार पीढ़ी समाज पे हुआ है, ये टॉप पे। अकेले उत्तर प्रदेश में 23.78% का जो दुर्व्यवहार या अत्याचार हुआ केवल उत्तर प्रदेश में हुआ है। पूरे देश का निकालेंगे तो ऐसे नेताओं को, ऐसे स्पाइनलेस जिनके पास रीढ़ नहीं, उनको बनाने से कोई मतलब नहीं है। वो सरकार के प्यादे हैं और उससे तो कुछ नहीं है। एक सवाल, कास्ट सेंसस से आप पॉलिसीज बनाएंगे, उससे आप आर्थिक लाभ तो इस वर्ग को दे पाएंगे, लेकिन जो आप शोषण की बात करते हैं जो सामाजिक स्तर पे होता है, वो कैसे, उसमें कैसे सुधार आएगा कास्ट सेंसस से? देखिए, स्वाभाविक है, कोई कानून बना के आप जाति व्यवस्था को तो खत्म नहीं कर पाएंगे। ये तो हमें अपने स्वभाव में डालना है ना, ये हमें स्वभाव में डालना है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो सामाजिक दूरी है ना, जो हमारे और आपके बीच में सामाजिक दूरी है ना, उसी आधार पे क्या होता है, जब आदमी पुरखों से सुनता आ रहा है कि अरे हम तो ये थे, धीरे धीरे उनकी ज़मीनें बढ़ती चली गई। जो लोग सामंती विचारधारा के में, उनकी ज़मीनें भी छोटी होती गई, वो कोई विकास नहीं किए, इन्हीं चीज़ों में फंसे रहे। सामाजिक दूरी उनके पास है कि मैं इससे ऊंचा हूँ, ये मेरे निचले पायदान पे, उसको बार बार नीचे ढकेलता है वो कि उठ ना पाए। तभी बोलते हैं ना, उसको गोली से धक्का मार देगा, कुछ भी कर देगा। तो ये सामाजिक जो दूरी है ना, उसको बराबर लाना पड़ेगा। और पहला ही कदम मैं बोल रहा हूँ, मैं आखिरी कदम नहीं बोल रहा हूँ जातिवार जनगणना। जातिवार जनगणना पहला कदम है और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक दूरी को कम करिए आप। सामाजिक दूरी कम होगी? बिल्कुल कम होगी। सामाजिक दूरी क्यों नहीं कम होगी, आप बताइए। अगर उसके बाद अच्छा पहनने का हो जाएगा, अच्छी शिक्षा आने लगेगी। नहीं, क्योंकि आज भी मायावती उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही, कई बार रही, उसके बाद भी आप गांव देहात में जाएंगे तो उनकी जाति का नाम लेके लोग गाली देने वाले मिलते हैं। मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो आर्थिक रूप से संपन्न है, सबसे सब ठीक है, लेकिन फिर भी वो सामाजिक स्तर से उतना वो वही उसी पीड़ा की मैं भी बात कर रहा था। वो पीड़ा सोचिए जिसको अपनी जाति गाली लगती है। घर धुलवाया गया, बताइए 2017 में उनका घर धुलवाया गया था। मैं कई बार मैं बोला कि 1917 में एक घटना हुई थी, ठीक 100 साल पहले, जब बड़ौदा के रक्षा सचिव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जब कार्यालय जाते थे तो उनको फाइलें फेंक के दी जाती थी, और जब वो निकलते थे तो पूरी मेज को, पूरे फर्श को धुलवाया जाता था। ये 100 साल पहली घटना थी। उसके ठीक 100 साल बाद 2017 में भी ये विचारधारा या मनवादी विचारधारा हावी है लोगों पे कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, उनके आवास को गंगा जल से धुलवाया जाता है, और वो लोग सत्ता में हैं, और वो लोग हमारे न्याय की बात कर रहे हैं जिसके मन में इतनी कुंठा भरी हुई है। ये जब इतने उपाय कर लिए सबने, इतने उपाय के बाद 100 साल विचारधारा नहीं बदली, तो भाई जो इस देश की जो आधार है, संख्या है, वो तो सबके सामने लानी पड़ेगी। अब वही सलूशन, वही मेरा सवाल था। आप जो कह रहे हैं कि अच्छे कपड़े पहनने से, गाड़ी से चलने से, अच्छे जूते पहनने से, मैंने आपने सही बोला, आर्थिक संपन्नता आने से क्या कुछ फर्क तो पड़ता है। फर्क क्यों पड़ता है? मैंने देखा कम होगी, खत्म नहीं हुई, अक्सर देखा है। मेरा भी एक दोस्त है, वो अभी उसने पीसीएस निकाला तो उसकी शादी सो कॉल्ड उच्च वर्ग में कर दी गई। उस पद पे रहा, अच्छा है, तो तब वहाँ एक्सेप्टेंस आता है। एक एक्सेप्टेंस समाज में, देखिए पैसा, फाइनेंस बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस का वो जरिया हो सकता है। आपके पास संसाधन है तो ये सब चीज़ें जो रोटी बेटी के संबंध की हम बात करते हैं ना, ये उस पे एक समाज पे जाके, इस लेवल पे जाके लोग उसको निराधार बताते हैं कि भैया जाति हटाओ, इनके पास संसाधन है, काबिल हैं, ये हैं, वो हैं, तो उनमें कर दिया जाते हैं। हाँ, किसी आप बेचारे गरीब, क्योंकि गरीबी और जाति का सीधा सीधा वो है, इसमें विरोधाभास नहीं है,
ये बराबर जाति के अनुसार ही गरीबी फैली इस देश में। तो जब आप उनको अपलिफ्ट करेंगे, इक्वलिटी पे ले आएंगे, उनके पास रिसोर्सेज देंगे, तो मुझे लगता है जो लोग प्रभु समाज के हैं, जो अच्छी विचारधारा को रखते हैं, उनसे रोटी और बेटी का संबंध भी जरूर करेंगे, मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया। हम लोग बातचीत कर रहे थे शिवेंद्र यादव से, शाहगंज से आते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कास्ट सेंसस पे लंबी चर्चा और कितना इसका लाभ जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो लोग पिछड़ चुके हैं, पहले से ही पिछड़े थे, उनको कितना लाभ इस कास्ट जाति की जनगणना से होगा, कितनी पॉलिसीज़ इस गिनती के बाद बनेगी, अभी पूरी तरीके से विश्वास में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से गिनती को कराएगी या नहीं कराएगी, और गिनती कराने के बाद किस तरीके की पॉलिसीज़ बनती हैं, वो अभी बहुत लंबा सफ़र है। अभी ये पहला कदम जाति की जनगणना, इसको होने के बाद देखते हैं अभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई टाइमलाइन भी नहीं दी। राहुल जी ने इसकी मांग भी की थी कि एक समय सीमा सरकार हमें दे कि कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, क्योंकि सिर्फ कह देने से, क्योंकि इतना विश्वास अभी भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को है नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।